हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल मैथ्स विद मोहित अवस्थी। अपनी लास्ट वीडियो में मैंने आपको चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन एंड टू वेरिएबल्स को स्टार्ट कराया था, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि ग्राफिकली किस तरीके से सॉल्व करना है, रेशियोज किस तरीके से निकालने हैं, कैसे एक इक्वेशन को देख के आप बता सकते हैं कि इसका एक सोल्यूशन होगा, मैनी सोल्यूशन होंगे या नो सोल्यूशन होगा। दूसरा, ग्राफिकली ग्राफ पेपर पे बना करके हम लोग सोल्यूशंस कैसे निकाल सकते हैं और कैसे आपको पता लगेगा कि इंटरसेक्टिंग लाइन है, कोइंसिडेंट लाइन है या पैरेलल लाइंस है। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरीके से जो दो इक्वेशन दी होती हैं उनको हम कौन से मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, कैसे हम लोग बिना ग्राफ पे सॉल्व किए एक्स और वाई की वैल्यू निकाल सकते हैं, किस तरीके से हम लोग वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। ये सारी चीजें हम आज की वीडियो में देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। सबसे पहला मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये मेथड है जिसमें हम लोगों को देखना है कि किस तरीके से जब हमें दो इक्वेशन दी जाती हैं तो इन इक्वेशंस को सॉल्व कैसे करें। सब्स्टिट्यूशन मेथड थोड़ा सा डिफिकल्ट है, कैलकुलेटिव भी होता है। और इसके बाद दूसरा जो मेथड आता है उसको हम बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड। मुझे थोड़ा सा इजी लगता है क्योंकि इसके अंदर हम एलिमिनेट कर देते हैं। एलिमिनेट करने के बाद हमारी कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान हो जाती है। तो पहले दोनों मेथड को देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड में देखो क्या करना है। आपको इक्वेशन दी हुई है 7x माइनस 15y इज इक्वल टू 2। दूसरी इक्वेशन दी हुई है x प्लस 2y इज इक्वल टू 3। ये दो इक्वेशन हमें दी हुई हैं। सब्स्टिट्यूशन वर्ड से आपको समझ में आ रहा है। आपको क्या करना है, x की वैल्यू को सॉल्व करना है, x की वैल्यू y के टर्म्स में निकालनी है और दूसरी इक्वेशन में पुट कर देना है। देखो कैसे, ध्यान से देखना। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है, ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 है। मैंने क्या करा, मैंने लिखा सॉल्विंग इक्वेशन 1। मैंने इक्वेशन 1 को सॉल्व किया। 7x माइनस 15y इज इक्वल्स टू 2। 7x इज इक्वल टू 2 प्लस 15y, x इज इक्वल्स टू 2 प्लस 15y बाय 7। ये मेरी x की वैल्यू आ गई। y के टर्म्स में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो y भी हमारा साथ में आ रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं कि x की वैल्यू y के टर्म्स में आ गई। अब क्या करेंगे, अब हम लोग करेंगे ये जो x की वैल्यू दी हुई है इसको सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे। हाँ, एक और चीज याद रखना कि जिस इक्वेशन को सॉल्व करके आपने x की वैल्यू निकाली है उसी में मत पुट कर देना। उसमें अगर आप पुट कर दोगे तो जीरो के इक्वल आ जाएगा, कोई फायदा नहीं है। इसलिए क्या करते हैं, जो हमें सेकंड इक्वेशन दी हुई है वहां पर मैं x की वैल्यू डालूंगा। सेकंड इक्वेशन दी हुई है x प्लस 2y इज इक्वल टू 3। x हमें दिया हुआ है 2 प्लस 15y बाय 7 प्लस 2y इज इक्वल टू 3। ठीक है, यहाँ पे एलसीएम लेंगे। 2 प्लस 15y प्लस 14y, 7 मैंने एलसीएम ले लिया, बाय 7 इज इक्वल टू 3। 2 प्लस 15 एंड 14 इज 29y इज इक्वल टू 7 3 ज़ा 21। 2 उधर जाएगा, 29y इज इक्वल टू 21 माइनस 2, 29y इज इक्वल टू 19। y कम्स आउट टू बी 19 अपॉन 29। y की वैल्यू कितनी आ गई, 19 अपॉन 29 मेरी y की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मुझे x की वैल्यू निकालनी है। तो x की वैल्यू कैसे निकालेंगे भाई, ये जो आपने बनाया हुआ है इसके अंदर y की वैल्यू पुट कर दो, x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो क्या है हमारा, x इज इक्वल टू 2 प्लस 15y बाय 7। तो x इज इक्वल टू 2 प्लस 15 इंटू 19 अपॉन 29, 19 अपॉन 29 डिवाइडेड बाई 7। ठीक है, अब 2 प्लस 15 इंटू 19, 29 इंटू 7, 29 बाई नीचे चला जाएगा, 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब सॉल्व करते हैं। 15 9 जा 135, 5 13 कैरी, 15 1 जा 15 प्लस 13 28, 285 प्लस 2 बाय, अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं कितना आएगा, ऐसे ही रहने देते हैं, हो सकता है कि कैंसिल आउट हो रहा हो कुछ, तो कैंसिल आउट करेंगे उसको। ये हो गया 287 बाय 29 इंटू 7 इज इक्वल टू, अब देखो 287, 7 से अगर मैं करूं 741 तो ये आ जाएगा 41 बाय 29। ये दोनों नंबर डिवाइड नहीं हो रहे, तो मेरी x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई 41 बाई 29 और मेरी y की वैल्यू कितनी आ गई 19 बाय 29। ठीक है, ये मेरी x और y की वैल्यू आ गई, है ना। ये कौन सा मेथड था, इस मेथड को हम लोग बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करना होता है बेटा, सब्स्टिट्यूशन मेथड में x की वैल्यू या y की वैल्यू आप दोनों सॉल्व करते हो
दोनों में से किसी एक को सॉल्व करते हो दूसरे की टर्म्स में। जैसे मैंने x को सॉल्व किया जो कि y की टर्म्स में x हमारा आ रहा है, उसके बाद मैंने इसको सेकंड वाली इक्वेशन में पुट कर दिया। पुट करने के बाद मेरी y की वैल्यू निकल गई। जैसी y की वैल्यू निकली उसको निकालने के लिए मैंने इसके अंदर y की वैल्यू को पुट किया और मेरी x की वैल्यू भी निकल गई। ये होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, जो कि थोड़ा सा कैलकुलेटिव होता है। ये तो क्वेश्चन इजी था, इतना कैलकुलेटिव नहीं था, मगर कोई कोई क्वेश्चन थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो सकता है। अगर आपको ये समझ में आ रहा है तो आप अप्लाई कर सकते हो। अच्छा हाँ, एक और चीज, एग्जाम में नहीं आएगा कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही करना है या आपको एलिमिनेशन मेथड से करना है, वो आपकी चॉइस रहेगी। आपको इक्वेशन बनानी होगी और उसके बाद आप उसको एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हो। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है एलिमिनेशन मेथड। अब मैं आपको बताता हूं कि एलिमिनेशन मेथड से किस तरीके से सॉल्व करना है। जैसे आपको इक्वेशन दी हुई है 9x - 4y = 2000, यहां पे दिया हुआ है 7x - 3y = 2000, दोनों तरफ 2000 दिया हुआ है। एलिमिनेशन नाम से समझ में आ रहा है, या तो आपको x को एलिमिनेट करना होगा या आपको y को एलिमिनेट करना होगा। अब एलिमिनेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि इनके जो कोफिशिएंट है उसको सेम कर देते हैं। जैसे यहाँ पे 9 दिया हुआ है और यहाँ पे दिया हुआ है 7। मैं सबसे पहले क्या कर रहा हूँ, x का जो कोफिशिएंट है यानी कि x को मैं एलिमिनेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मैंने देखा ऊपर दिया हुआ 9, नीचे दिया हुआ 7, ऊपर दिया हुआ 9 और नीचे दिया हुआ 7। तो मैंने क्या किया, ऊपर वाली इक्वेशन को 7 से मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे वाली इक्वेशन को 9 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो उसके बाद आपको यहाँ पे स्टेटमेंट भी लिखना होगा, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 7 एंड इक्वेशन 2 बाय 9। तो मल्टीप्लाई करेंगे, 7 9 जा 63x माइनस 28y = 7 2 जा 14,000। अच्छा एक और चीज याद रखना, जब आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई करोगे, कांस्टेंट टर्म को भी मल्टीप्लाई करोगे, y को भी मल्टीप्लाई करोगे, x को तो करना ही है। सेम वे में मैंने नीचे मल्टीप्लाई किया, आ गया 63x माइनस 27y = 18,000। ठीक है, अब मैंने इसको कर दिया माइनस, ये हो गया प्लस का और ये हो गया माइनस का। जब भी हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं, जब भी आप लोग सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको नीचे वाले जो इक्वेशन दी हुई है उसके साइन चेंज करने हैं। जैसे यहाँ पे कोई साइन नहीं है, दैट इज ये प्लस का है तो इसका साइन माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का है तो ये प्लस का बन जाएगा, और यहाँ पे भी कोई साइन नहीं है यानी कि प्लस का है तो ये माइनस का हो गया। ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, ये प्लस माइनस माइनस हो गया तो आएगा -y = इन दोनों को सॉल्व करेंगे आएगा -4000, यानी कि मेरी y की वैल्यू कितनी आ गई, 4000 मेरी y की वैल्यू आ गई। अब क्या करना है, अब मुझे x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू को निकालने के लिए आप दोनों में से किसी भी इक्वेशन में y की वैल्यू पुट कर दो, आपकी x की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। तो मैंने क्या किया, ऊपर वाली इक्वेशन में 9x - 4y = 2000, इसके अंदर मैंने पुट किया 9x - 4 इंटू मेरे y की वैल्यू आ रही है 4000 = 2000। यहाँ पे आ जाएगा 9x = 4 4 जा 16,000, उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा यानी कि हो गया 18,000। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 18,000 अपॉन 9 दैट इज 2000, यानी कि मेरी x की वैल्यू 2000 आ रही है और मेरी y की वैल्यू 4000 आ रही है। बहुत सारे बच्चों को एलिमिनेशन मेथड बहुत इजी लग रहा होगा। आपको क्या करना होता है, कोफिशिएंट x का या y का कोफिशिएंट सेम करना है, उसको ऊपर या नीचे किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो, कोफिशिएंट सेम करो और उसके बाद सब्ट्रैक्ट कर दो। सब्ट्रैक्ट करते वक्त बच्चे बहुत ज्यादा गलती क्या करते हैं कि ये साइन पर ध्यान नहीं देते हैं। याद रखो कि ये जो है प्लस का दिया हुआ है तो मैंने इसको माइनस का बनाया, ये माइनस का है तो प्लस बनाया, और यहाँ पे ये प्लस का था इसलिए मैंने इसको माइनस का बनाया। सब्ट्रैक्ट करते वक्त आपको साइन जरूर चेंज करने हैं। ठीक है, एक और चीज, सपोज करो ये जो आपको x दिए हुए हैं 63x और नीचे वाला 63x, इन दोनों के साइन अपोजिट होते, ऊपर वाला प्लस का होता नीचे वाला माइनस का होता, तो आप सब्ट्रैक्ट नहीं करते, तो आप क्या करते, सीधा ऐड कर देते। क्यों, क्योंकि ऑलरेडी साइन आपको अपोजिट दिए हुए हैं। जब अपोजिट साइन दिए होते हैं और कोफिशिएंट सेम होता है, हम सीधा ऐड कर देते हैं। उस टाइम पे आपको कोई साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है, आपको सीधा ऐड कर देना है और आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि वो एलिमिनेट हो जाएंगे। समझ में आ रहा है मैंने यहाँ साइन चेंज क्यों करें, मैंने क्यों सब्ट्रैक्ट करा, क्योंकि दोनों के साइन सेम थे। अगर दोनों के साइन अपोजिट होते तो मैं इनको सीधा ऐड कर देता। ठीक है, आगे चलते हैं। आई होप आपको ये दो मेथड, एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड क्लियर हो गए होंगे। अभी देखो मैंने कराया आपको तो आपको लग रहा होगा बहुत ईजी है, मगर जब तक आप खुद से लैपटॉप को बंद करके अपने फोन को साइड में रख के बुक खोल के खुद से इन दोनों मेथड की प्रैक्टिस नहीं करोगे, जब तक कमांड नहीं बनेगी। और ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, 4 या 5 क्वेश्चन दोनों मेथड से सॉल्व करके देखो कि दोनों से आपके आंसर सेम आ रहे नहीं आ रहे, उससे आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। हम आगे चलते हैं। देखो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, चंपा वेंट टू अ सेल टू परचेज सम पैंट एंड स्कर्ट
व्हेन हर फ्रेंड आस्क्ड हर हाउ मेनी ऑफ ईच शी हैड बॉट। चंपा मार्केट गई कुछ पैंट लेने के लिए, कुछ स्कर्ट्स लेने के लिए। उसकी फ्रेंड ने उससे पूछा उसने कितने सारी खरीदी, तो देखो उसने क्या आंसर दिया। शी आंसर्ड द नंबर ऑफ स्कर्ट्स इज 2 लेस देन ट्वाइस द नंबर ऑफ पैंट। मैंने बोला लेट द नंबर ऑफ स्कर्ट्स इज इक्वल टू x एंड नंबर ऑफ पैंट्स y। स्कर्ट्स को x ले लिया, पैंट को y ले लिया, तो उसने क्या बोला, द नंबर ऑफ स्कर्ट इज, जो नंबर ऑफ स्कर्ट्स हैं, नंबर ऑफ स्कर्ट्स इज 2 लेस देन ट्वाइस द नंबर ऑफ पैंट, 2 लेस देन ट्वाइस द नंबर ऑफ पैंट। ऑल्सो एक और चीज बोली, द नंबर ऑफ स्कर्ट्स इज, नंबर ऑफ स्कर्ट्स इज, नंबर ऑफ स्कर्ट्स इज 4 लेस देन 4 टाइम्स द नंबर ऑफ पैंट, 4 लेस देन 4 टाइम्स द नंबर ऑफ पैंट। यहां से हमारी दो इक्वेशन बन गई। हमारी एक इक्वेशन बन गई x इज इक्वल टू 2y माइनस 2, दूसरी बन गई x इज इक्वल टू 4y माइनस 4। अब आपको एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन, दोनों मेथड में से जो भी मेथड आपको अच्छा लगता है उससे आप इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे और अपना आंसर निकालोगे। तो मैंने क्या देखा, सबसे पहले मैंने y को इस तरफ ले आया मैं, तो मैंने लिखा x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 2, x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 4। ठीक है, आपने ये देखा। अभी देखो मैं एक चीज डिस्कस कर रहा था, उसको मैं यहाँ पे बताता हूँ आपको। आपने देखा कि x का जो कोफिशिएंट सेम है और दोनों के साइन भी सेम दिए हुए हैं, मैंने क्या किया, सबट्रैक्ट कर दिया, माइनस ये प्लस और ये प्लस, x से x कैंसिल हो गया, इनको प्लस करेंगे तो आएगा 2y और ये प्लस माइनस आएगा 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, y की वैल्यू आ गई 1, है ना। देखो कितना इजी क्वेश्चन हो गया। जैसे ही आपको, अच्छा हर क्वेश्चन में ऐसा नहीं होगा कि आपको कोफिशिएंट अलग दिए होंगे, इस तरीके से भी क्वेश्चन बनेगा जहां पे x या y का कोफिशिएंट सेम होगा, तो सीधा ऐड या सब्ट्रैक्ट आपको करना होगा। y की वैल्यू 1 आ गई, इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो। मैंने इस इक्वेशन में पुट किया x इज इक्वल टू 4 इंटू 1 माइनस 4, तो x इज इक्वल टू 4 × 4 माइनस 4 दैट इज 0, यानी कि x की वैल्यू हमारी कितनी आ रही है, हाउ मैनी पैंट्स एंड स्कर्ट्स चंपा बॉट, तो चंपा ने एक पैंट ली और स्कर्ट्स एक भी नहीं ली है क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस ग्राफिकली। यहां पे हमें इसको ग्राफिकली सॉल्व करना है। क्या दिया हुआ है, 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 took part in a mathematics quiz. If the number of girls is 4 more than the number of boys, find the number of boys and girls who took part in the quiz. देखो इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो इस क्वेश्चन को हमें ग्राफिकली सॉल्व करना है। सबसे पहले हमें इक्वेशन बनानी है, इक्वेशन बनाने के बाद ग्राफ पेपर पे कैसे आपको सॉल्व करना है वो आपको मैंने सिखा दिया है। ग्राफ के हम बहुत सारे क्वेश्चन लास्ट वीडियो में कर चुके हैं, तो उस पार्ट को आप खुद कर लेना। इक्वेशन बनाने वाला पार्ट हम लोग करते हैं यहाँ पे। 10 students of a class X took part in a mathematics quiz if the number of girls is 4 more than the number of boys. ठीक है, तो मैंने बोला let the number of boys is equal to X, number of girls is equal to Y. तो क्या बोला है, if the number of girls is 4 more than the number of boys, जो नंबर ऑफ गर्ल्स हैं वो बॉयज से 4 ज्यादा हैं। उसके बाद क्या बोला है, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। ठीक है, अब आपकी माइंड में चल रहा होगा यहां से तो एक ही इक्वेशन बनी है, अभी एक ही इक्वेशन बनी है, अब क्या करें। देखो एक और चीज, 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास एक्स, 10 बच्चे हैं, यानी कि जो नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स का जो सम होगा वो 10 है। दूसरी इक्वेशन ये रही, पहली ये, दूसरी इक्वेशन ये रही। दोनों इक्वेशन आपके सामने है, आपको पता है किस तरीके से करना है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस वाली इक्वेशन का एक बॉक्स बनाएंगे, वहां से x और y की हम वैल्यू निकालेंगे बॉक्स बना के, फिर इस वाली इक्वेशन की एक बॉक्स बनाएंगे, वहां से हम लोग x और y की वैल्यू निकालेंगे और उसको क्या करेंगे, ग्राफ पेपर पे प्लॉट कर देंगे। जब आप ग्राफ पेपर पे इन सारे कोऑर्डिनेट्स को प्लॉट कर दोगे तो उसके बाद क्या होगा, वो कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट कर रहे होंगे, वही आपका आंसर होगा। ये क्वेश्चन क्या है, इक्वेशन मैंने बना दी है, इक्वेशन बनाने के बाद ग्राफ पेपर पे आपको सॉल्व करना है। जिसको ना आए कमेंट कर देना, डिस्कस कर लेंगे। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आगे दिया हुआ है, हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन, हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन whose length is 4 मीटर more than its width is 36। सबसे पहले मैं एक चीज बता दूं,
ज्यादातर बच्चों को प्रॉब्लम पता है कहां आती है, उनको यही समझ में नहीं आता कि ये 36 दिया क्या हुआ है। उनको ये 36 से बड़ी परेशानी है। क्यों? क्योंकि देखो उन्होंने स्टार्टिंग में क्या बोला, हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन। ये जो रेक्टेंगुलर गार्डन है, ठीक है, इसका जो पेरीमीटर होगा, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन का अगर आप हाफ कर दोगे, हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन whose length is 4 मीटर मोर देन इट्स width। अगर मैंने बोला width मेरी x है तो लेंथ कितनी हो जाएगी, लेंथ मेरी हो जाएगी 4 मीटर मोर देन द width, ठीक है। इज 36 का क्या मतलब हुआ, इज 36 का मतलब हुआ कि ये जो आप पेरीमीटर बोल रहे हो ना, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल जिसका आपने हाफ किया हुआ है, ये हमारा 36 दिया हुआ है, दिस इज 36, ठीक है। ये देखो लैंग्वेज को कैसे इन्होंने चेंज किया है, स्टेटमेंट कितना अलग तरीके से लिखा हुआ है, तो ये आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है, समझना है, ठीक है। हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ इज 36। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द गार्डन, गार्डन की मुझे डायमेंशन निकालनी है। तो मैंने देखा पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेथ होता है। 2 टाइम्स मेरी लेंथ कितनी है 4 प्लस एक्स, प्लस मेरी ब्रेथ कितनी है x है, 2 टाइम्स 4 प्लस 2x, ये कितना दिया हुआ है 36। बट 36 दिया क्या हुआ है, वो तो हाफ द पेरीमीटर दिया हुआ है, पेरीमीटर का हाफ दिया हुआ है 36। और मुझे अगर पेरीमीटर निकालना है, तो मुझे क्या करना होगा, मुझे इसको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, है कि नहीं भाई। हाफ द पेरीमीटर, हाफ पेरीमीटर दिया हुआ है, पेरीमीटर निकालने के लिए क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हाफ का मतलब आधा कर दिया। फुल निकालने के लिए क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मैंने 2 से मल्टीप्लाई करा, आपने देखा ये वाला 2 और ये वाला 2 कैंसिल हो गए। 36 इज इक्वल टू 4 प्लस 2x, 4 को मैं दिल्ली आया, 32 इज इक्वल टू 2x, 16 इज इक्वल टू x, यानी कि जो मेरी विड्थ है वो मेरी 16 आ गई और जो मेरी लेंथ है वो 20 आ गई, वो मेरी 20 आ गई। समझ में आया, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गिवन द लीनियर पेयर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन आपको दी हुई है 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0, राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स सच दैट द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर सो फॉर्म्ड इज अ इंटरसेक्टिंग लाइन। इन्होंने बोला, देखो इसको समझते जरा, इन्होंने यहां पे क्या बोला कि एक इक्वेशन दी हुई है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 8, इन्होंने बोला इसी के जैसी एक और इक्वेशन बनाओ, जिसको अगर मैं सॉल्व करूं तो वो एक इंटरसेक्टिंग लाइन बन जाए। वो क्या बन जाए, एक इंटरसेक्टिंग लाइन बन जाए। तो मैंने बोला इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए क्या होता है, a1 अपॉन a2 शुड नॉट बी इक्वल टू b1 अपॉन b2। भाई इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए ये रेशियो हमने किया था कि a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो मैंने क्या बोला कि एक इक्वेशन मेरी दी हुई है, मेरा a1 दिया हुआ है 2, b1 मेरा दिया हुआ है 3, ठीक है। अब मैंने बोला अगर मैं a2 को मैंने बोला 6 ले लेते हैं और b2 को अगर मैं 4 ले लेता हूं तो रेशो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू 2/6 और b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू 3/4। क्या ये दोनों इक्वल आ रहे हैं, नहीं आ रहे इक्वल। अगर मैं सिंप्लीफाई भी कर दूं तो भी इक्वल नहीं आ रहे हैं ये, यानी कि मेरा a1 अपॉन a1 b1 की वैल्यू दी है, a2 b2 की दी हुई है। दूसरी इक्वेशन बनाने के लिए मैंने क्या बोल दिया 6x प्लस 4y, c को कुछ भी ले लो, c को आप कुछ भी ले सकते हो। क्यों, क्योंकि जब हम इंटरसेक्टिंग देख रहे हैं वहां पे तो c का रेशियो देखते ही नहीं हम लोग। तो मैंने बोला c को अपनी मर्जी से प्लस 10 इज इक्वल टू 0। ये मेरी दूसरी इक्वेशन बन गई, और ये इक्वेशन क्या है, इंटरसेक्टिंग है। कैसे पता लगा मुझे कि a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के इक्वल नहीं आ रहा। अब आपके मन में आ रहा होगा सर आपने तो लिखा हुआ है 6x प्लस 4y प्लस 10 इज इक्वल टू 0, मगर आपके दिमाग में कुछ और चल रहा है, तो वो भी करेक्ट आंसर है। आप यहां पर बहुत सारी इक्वेशन बना सकते हो जो इस चीज को सेटिस्फाई करेगी, तो उसके लिए आपको यह सोचना जरूरी नहीं है कि बुक में अगर ये आंसर दिया हुआ है या आपकी टीचर ने ये आंसर करवा दिया, उससे कोई मतलब नहीं है, आपका आंसर अलग आ सकता है और वो भी एक करेक्ट आंसर होगा। शर्त क्या है कि ये इक्वेशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में उन्होंने बोला कोइंसिडेंट लाइन, पैरेलल लाइंस के लिए हमने देखा है कि पैरेलल लाइंस जब होती हैं तो पैरेलल लाइंस के लिए क्या होता है,
जब पैरेलल लाइंस होती हैं तो उसके लिए क्या चीज दी होती है, पैरेलल लाइंस के लिए हमें पता है कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 होना चाहिए, नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 होना चाहिए। तो मैंने बोला ठीक है जी, c1 अपॉन c2 के इक्वल नहीं होगा। मेरा a1 क्या दिया हुआ है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 8 दिया हुआ है। मैंने फटाफट से दिमाग लगाया, मैंने बोला a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के इक्वल आना चाहिए। मैंने पे लिखा 4x प्लस 6y, ठीक है। अब देखो 2/4 यानी कि 1/2 हो गया एंड 3/6 यानी कि 1/2 हो गया। शुड नॉट बी इक्वल टू c1 अपॉन c2, यानी कि c1 अपॉन c2 जो है वो 1/2 नहीं होना चाहिए। मैंने उसको लिख दिया 10। क्यों, अगर मैं 8/10 को सॉल्व करता हूं तो 2 4 2 5 4/5 आ रहा है, 4/5 आ रहा है, नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 हो गया, नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 हो गया। यानी कि ये इक्वेशन बन गई हमारी। लो एक और इक्वेशन बना दी मैंने, ये दी हुई थी, ये हमने निकाल दी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या बोला, कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइन में क्या होता है, सब कुछ इक्वल इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, तीनों इक्वल होने चाहिए। मैं इसी को उठा लेता हूं कि 4x प्लस 6y इज इक्वल टू, भाई यहां पे क्या दिया हुआ है 8 दिया हुआ है, मुझे इसको क्या बनाना है, मुझे इसको बनाना है 1/2, यानी कि मैंने 16 लिख दिया। अब क्या होगा देखो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 8 दिया हुआ है। अब इन दोनों का रेशो क्या हो गया 1/2, इन दोनों का रेशो क्या हो गया 1/2, 8/16 यानी कि 1/2, तीनों इक्वल आ गए। तो यानी कि तीसरी क्वेश्चन क्या बन जाएगी 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 10। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, इसीलिए मैंने करवा दिया, कहीं ऐसा ना हो कि बच्चे देख के घबरा जाएं, क्योंकि बच्चे होते हैं नादान, घबरा जाते हैं। आगे देखते हैं, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द एलिमिनेशन मेथड एंड द सब्स्टिट्यूशन मेथड। इन्होंने बोला कि आपके पास दो मेथड है, आपके पास एक एलिमिनेशन मेथड है, एक सब्स्टिट्यूशन मेथड है। ये इक्वेशन आपके सामने दी हुई है, इन दोनों इक्वेशंस को आप एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन दोनों से करो। ये दोनों से करने के लिए क्यों दे रहे हैं, ये इसलिए बोल रहे हैं कि एलिमिनेशन से करके जो आंसर आएगा क्या सब्स्टिट्यूशन से भी वही आंसर आएगा, बिल्कुल सेम आंसर आएगा, अलग आंसर आ ही नहीं सकता है। करके देख लेते हैं। मैंने बोला सबसे पहले मैं एलिमिनेशन से करूंगा, मुझे एलिमिनेशन बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने बोला 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10, 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2। मैंने नीचे ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, किससे, मैंने इस ऊपर वाली इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया 2 से और नीचे वाली इक्वेशन को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 3 से। तो आ जाएगा 6x प्लस 8y इज इक्वल टू 20 और नीचे वाली में आएगा 6x माइनस 6y इज इक्वल टू 6। अब कोफिशिएंट सेम हो गए, सीधा क्या करेंगे माइनस कर देंगे, माइनस प्लस माइनस, ये सीधा हमारा कैंसिल हो गए। ये दोनों प्लस के हैं, कितने हो गए 14y और यहाँ पे कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा। y की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई, y की वैल्यू 1 आ गई, किसमें पुट कर देंगे, दोनों में से किसी भी इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो मैंने बोला 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2, यही दिया था मेरे को, राइट। अब मैंने क्या करा y की वैल्यू को 1 पुट कर दिया, तो 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 2, यानी कि 2x इज इक्वल टू, ये उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 2 हमारा आंसर आ गया। y हमारा 1 आ रहा है, x हमारा 2 आ गया। ये हमारा एलिमिनेशन से सोल्यूशन आ गया। अब हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड पे आ जाते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड पे आ जाते हैं फटाफट से। यहाँ पे मैं सब्स्टिट्यूशन 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3। अब बहुत सारे बच्चों के मन में ये चल रहा होगा कि यहाँ पर हमें डेसिमल में दिया हुआ है, फटाफट से क्या करते हैं डेसिमल हटा देते हैं, नीचे 10 लगा देंगे, कोई फायदा नहीं है, ऐसे चलने देते हैं, इसी से ही बहुत आसान हो जाएगा। 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। बहुत बड़े बड़े डेसिमल ने दिए हुए, इसलिए मैं ऐसे ही कंटिन्यू कर रहा हूं उसको। मैंने फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व किया, 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3। मैंने बोला 0.2x इज इक्वल टू 1.3 माइनस 0.3y, x की वैल्यू आ गई 1.3 माइनस 0.3y बाय 0.2, ये मेरी x की वैल्यू आ गई, ये मेरी x की वैल्यू आ गई। देखो ज्यादातर बच्चों को समझ में आ रहा होगा कि ये जो क्वेश्चन है डेसिमल वाला दिया हुआ है और मैं इसको सब्स्टिट्यूशन से कर रहा हूं, तो थोड़ी सी कैलकुलेशन डिफिकल्ट होने वाली है। सबके मन में आ रहा है कि कैलकुलेशन डिफिकल्ट होने वाली है, ठीक है। प्लेस कर देते हैं सेकंड वाली इक्वेशन में, 0.4 का मल्टीप्लाई 1.3 माइनस 0.3y अपॉन 0.2
प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। ठीक है, यही दिया हुआ है। अब आपने देखा मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और कैंसिल होने के बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। कैंसिल, अगर मैं 0.4 को डिवाइड करूंगा 0.2 से, पॉइंट से पॉइंट कटेगा, 2 से 2 आ गया, यानी कि 2 का मल्टीप्लाई अंदर कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 2.6 माइनस 0.6y प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। ये माइनस ये प्लस का, प्लस माइनस माइनस होता है, क्या बचेगा हमारे पास, अगर मैं 0.6 में से 0.5 को माइनस करूंगा 0.1 बचेगा, 2.6 और यहां पे बचेगा ये माइनस का, तो माइनस 0.1 या 0.1 बचा तो 0.1 y है ना, ये उधर जाएगा इज इक्वल टू 2.3 माइनस 2.6। 2.3 में से 2.6 में से सॉरी 2.3 माइनस करेंगे क्या बचेगा, 0.3 बचेगा। तो 0.1 इसको इरेज कर देते हैं, हाँ, तो माइनस 0.1 y इज इक्वल टू माइनस का 0.3, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, y इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। कैसे आएगा, मैं 0.1 को उधर ले जाऊंगा तो 0.3 को जब डिवाइड करेंगे 0.1 से क्या आएगा, ये 1 से कैंसिल होगा, 3 आ जाएगा मेरा, तो y की वैल्यू मेरी 3 निकल के आ गई। ये जो y की वैल्यू 3 निकल के आई है इसको मैं पुट कर देता हूं इसके अंदर, ये जो मैंने x की वैल्यू निकाली थी, तो x इज इक्वल टू क्या दिया हुआ था हमें, 1.3 माइनस 0.3 का मल्टीप्लाई 3 से अपॉन 0.2, 1.3 माइनस इसे मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, 0.9 अपॉन 0.2, 1.3 में से 0.9 को माइनस करेंगे, देखो ये वाला माइनस, देखो ध्यान से देखना, अब 3 में से 9 तो नहीं जाएगा, ये इसको कैरी दे देगा, ये बन जाएगा 13, 13 में से 9 क्या बचा 4, यहाँ पे बचा 0, 0 बाय 0 यानी कि 0.4, तो ये आएगा 0.4 बाय 0.2, दैट इज 2 आंसर। तो मेरी y की वैल्यू कितनी आ गई, 3, और मेरी x की वैल्यू कितनी आ गई, 2। ये था सब्स्टिट्यूशन, ये था एलिमिनेशन। ठीक है, अब आप लोगों को डिसाइड करना है कि आपको एलिमिनेशन से करना है या आपको सब्स्टिट्यूशन से करना है। मैंने आपको दोनों मेथड बता दिए। ठीक है, अब जिसके मन में ये चल रहा है कि अगर मैं इसको एलिमिनेशन से सॉल्व करूंगा तो आंसर कुछ और आ सकता है, और इसको अगर हम सब्स्टिट्यूशन से करेंगे तो आंसर कुछ और आ सकता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। हम चेक कर लेते हैं। इक्वेशन दी हुई है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10। इक्वेशन दी हुई है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10, और जो दूसरी इक्वेशन दी हुई है वो दी हुई है 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2, 2x माइनस 2y, 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2। ठीक है, एक और चीज मैं बता दूं, ज्यादातर बच्चों के दिमाग में एक और चीज चल रही होगी कि इस सब में से 2 कॉमन आ रहा है, इस सब में से 2 भी कॉमन आ रहा है, मगर हम लोग अब चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग क्या करने वाले हैं, सब्स्टिट्यूशन से इसको सॉल्व करने वाले हैं। आप चेंज भी कर दोगे तो भी कुछ नहीं होगा, कैलकुलेशन ही ईजी हो जाएगी। तो अगर मैं यहाँ पे देखूं, अगर मैं इसमें से 2 को कॉमन निकाल दूं तो आएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, यानी कि x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, है ना। तो एक इक्वेशन ये बन गई आपकी और एक इक्वेशन आपकी ये बन गई। ठीक है, यहां से मैंने बोला x इज इक्वल टू वाई, सॉरी हाँ y प्लस 1, ये मेरी x की वैल्यू आ गई। इसको मैं ऊपर वाली इक्वेशन में, इस वाली इक्वेशन में पुट कर देता हूं, 3 टाइम्स y प्लस 1 इज इक्वल टू, नॉट इज इक्वल टू, प्लस 4y इज इक्वल टू 10। 3 का मल्टीप्लाई किया, 3y प्लस 3 प्लस 4y इज इक्वल टू 10, 3y प्लस 4y 7y, 3 उधर जाएगा इज इक्वल टू 10 माइनस 3, 7y इज इक्वल टू 7, 7 से 7 कैंसिल, y इज इक्वल टू 1, y मेरा 1 आ गया, इसके अंदर प्लेस करते हैं तो x इज इक्वल टू 1 प्लस 1 दैट इज 2। तो x की वैल्यू 2 आ गई, y की वैल्यू 1 आ गई, x की वैल्यू 2 आ गई, y की वैल्यू 1 आ गई, y की वैल्यू 1 आ गई, x की वैल्यू 2 आ गई, सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट वाली इक्वेशन को देखते हैं। 0.2x प्लस 0.3y, 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3, और यहां पे है 0.4x प्लस
0.5y इज इक्वल टू 2.3, 0.5y इज इक्वल टू 2.3। ठीक है, इसको मैंने सब्स्टिट्यूशन से किया था। अब एलिमिनेशन पर आ जाते हैं। अब मैंने एलिमिनेशन पे करना था तो मैंने देखा कि अगर मैं ऊपर वाली इक्वेशन को 0.2 से मल्टीप्लाई कर दूं, अगर मैं ऊपर वाली इक्वेशन को 0.2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या वो 0.4 बन जाएगा? नहीं नहीं नहीं, ध्यान से देखना। 0.2 का मल्टीप्लाई अगर हम 0.2 से करेंगे तो 2 2 जा 4 होता है, और दो डिजिट, यहाँ पे एक डिजिट के बाद पॉइंट है, यहाँ पे एक डिजिट के बाद पॉइंट है, तो 0.04 हो जाएगा। इस चीज का बहुत ध्यान रखना, इस चीज का बहुत ध्यान रखना, इसमें कोई कैलकुलेशन मिस्टेक मत करना। आपको क्या करना है, 0.2 को अगर मुझे ये 0.4 बनाना है तो इंटू 2 करना पड़ेगा, ये 0.4 बन जाएगा, ये इंटू 2 करना पड़ेगा, ये 0.4 बन जाएगा। ठीक है, अब मैंने फटाफट से यही चीज करी। बेटा इन चीजों को बहुत दिमाग में रखना, मैथ्स इन्हीं चीजों के लिए मुश्किल होता है, बस और कुछ नहीं होता। मैथ्स के अंदर यही सारी चीजें हैं जो प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं, बाकी कुछ भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता। ऊपर वाली इक्वेशन को मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो है 0.4x प्लस 0.6y इज इक्वल टू, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2.6 आएगा। नीचे वाली इक्वेशन को मैंने एज इट इज लिख दिया, कोई चेंज नहीं किया। 2.3 माइनस 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 कैंसिल कैंसिल, यहां पे माइनस करेंगे 0.1y इज इक्वल टू, यहां पे करेंगे कितना आएगा 0.3, y की वैल्यू कितनी आ गई 3। x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, दोनों में से किसी भी क्वेश्चन में पुट कर दो। मैंने ऊपर वाली इक्वेशन में पुट कर दिया 0.3x प्लस 0.3 इंटू 3 इज इक्वल टू 1.3, 0.2x प्लस 0.9 इज इक्वल टू 1.3, 0.2x is equal to 1.3 minus 0.9, 0.2x is equal to 0.4, x is equal to 2। यही आ रहा है y3x2, 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 y3x2। क्लियर हो गया? चाहे आप एलिमिनेशन मेथड करो चाहे सब्स्टिट्यूशन मेथड करो, आपका आंसर सेम आएगा, कोई डिफरेंस नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है कि आपकी कमांड कौन से वाले मेथड पे ज्यादा है, आप उससे सॉल्व करोगे। ठीक है, चाहे वो एलिमिनेशन है चाहे सब्स्टिट्यूशन। बहुत सारे बच्चे हैं जिसको सब्स्टिट्यूशन बहुत आसान लगता है, बहुत सारे बच्चे हैं जिनको एलिमिनेशन बहुत आसान लगता है, तो वो आपकी चॉइस है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, आफ्ताब ने अपनी डॉटर को बोला 7 years ago, 7 साल पहले, I was 7 times as old as you were then। 7 साल पहले मैं I was 7 times, मैं 7 times था, तुम 7 साल पहले अगर तुम 1 साल की थी तो मैं तुम्हारी एज का 7 times था। ठीक है, जहां तक मैंने अभी रीड किया, यहां से मैं इक्वेशन बनाने की कोशिश करता हूं। मैंने बोला कि एज ऑफ आफ्ताब इज इक्वल टू एक्स, एज ऑफ डॉटर है, हाँ, डॉटर इज इक्वल टू वाई, है ना। तो आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago, 7 years ago, 7 साल पहले, ये दोनों की प्रेजेंट एज है, ये मैंने दोनों की प्रेजेंट एज ली है। तो 7 साल पहले जो आफ्ताब होगा x माइनस 7 हो जाएगा, और जो डॉटर होगी वो y माइनस 7 हो जाएगी। अब आफ्ताब ने क्या बोला कि जो मेरी एज थी वो तुम्हारी एज का 7 टाइम्स था। 7 years ago I was 7 times as old as you were then। तुम उस टाइम पे जितनी एज की थी मैं तुम्हारी एज का 7 टाइम्स था। ठीक है, तो ये मेरी यहां से पहली इक्वेशन आ गई। सॉल्व कर लेते हैं इसको। x माइनस 7 इज इक्वल टू 7y माइनस 49, x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 49 प्लस 7, x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 42। ये मेरी पहली इक्वेशन। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे उन्होंने बोला ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, 3 years फ्रॉम नाउ मीन्स आगे आने वाले 3 साल, 3 साल के बाद, सॉरी, आफ्टर 3 years, इसका मतलब है 3 years के बाद। तो आफ्टर 3 years, 3 साल के बाद आफ्ताब कितने क्या एज हो जाएगी, x प्लस 3, और डॉटर की एज कितनी हो जाएगी, y प्लस 3। भाई प्रेजेंट एज दोनों की कितनी है, x और y है, तो 3 साल के बाद दोनों की एज 3-3 साल बढ़ जाएगी। बहुत सिंपल है। क्या बोला उसने,
ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ आई शैल बी 3 times एज ओल्ड एज यू विल बी। 3 साल के बाद मैं तुम्हारी एज का 3 times हो जाऊंगा। x प्लस 3 इज इक्वल टू 3y प्लस 9, x माइनस 3y इज इक्वल टू 6। ये इक्वेशन बन गई दूसरी। एक इक्वेशन नीचे बनी हुई है, एक इक्वेशन दूसरी बनी हुई है। अब हमें क्या बोला, रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली बाय द मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। क्वेश्चन में दे दिया, सब्स्टिट्यूशन ही करना है, एलिमिनेशन मत कर देना, मत बोल देना कि मुझे तो यही आता है। इस क्वेश्चन में दे दिया सब्स्टिट्यूशन करना है तो सब्स्टिट्यूशन करना है। और ऐसा हो सकता है 1-2% चांसेस हैं कि एग्जाम में भी आ जाए। तो थोड़ा सा जो भी मेथड को आप स्ट्रॉन्ग कर रहे हो उसके साथ दूसरे वाले मेथड को भी देख के जाना। मेरी एक इक्वेशन ये बनी हुई है, दूसरी इक्वेशन है x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 42। आपने एक चीज नोटिस करी क्या, आपने ये देखा कि x का कोएफिशिएंट दोनों में सेम है और साइन भी दोनों के सेम है। मैंने क्या करा, माइनस कर दिया, माइनस प्लस और ये वाला प्लस, x x कट गया, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 4y इज इक्वल टू, ये दोनों प्लस हो जाएंगे, कितना हो जाएगा 48, y कितना आ गया मेरा, y आ गया 12। यानी कि y में, सॉरी ये तो मैंने एलिमिनेट कर दिया, हमें क्या करना था, सब्स्टिट्यूट करना था। नहीं 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 नहीं, सब्स्टिट्यूट करना था, नहीं 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 नहीं, सब्स्टिट्यूट ही करेंगे, ये नहीं करेंगे, इरेज करते हैं। अब मेरी इक्वेशन यहां से बनी x माइनस 3y इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 6 प्लस 3y। ये मेरी x की वैल्यू निकल गई y के टर्म्स में। मैं इसको पुट कर देता हूं इस वाली इक्वेशन में, x माइनस 7y माइनस 42, x की जगह पर डालेंगे 6 प्लस 3y माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 42। इसको सॉल्व करेंगे, ये क्या आ जाएगा, 3y माइनस 7y माइनस 4y, मैं 6 को उधर ले गया, ये हो जाएगा माइनस का 48, माइनस से माइनस कैंसिल, y इज इक्वल टू 12। अभी मैं एलिमिनेशन कर रहा था, वहां पे भी y मेरा 12 ही आ रहा था। अब मेरा जो y 12 आ गया, मैं उसको इसके अंदर पुट कर देता हूँ, इसके अंदर पुट कर देंगे तो x इज इक्वल टू 6 प्लस 3 इंटू 12, 6 प्लस 36 यानी कि 42। यानी कि जो फादर है आफ्ताब जो है वो 42 ईयर्स ओल्ड है और जो डॉटर है वो 12 ईयर्स ओल्ड है। ये हमारा एल्जेब्रिकली आंसर आ गया। ठीक है, अब ग्राफिकली आप बनाओगे और ग्राफिकली आप बनाने के बाद ये देखोगे कि क्या आपका एक्स कोऑर्डिनेट ये और वाई कोऑर्डिनेट 12 आ रहा है कि नहीं। इसको रिप्रेजेंट करना है आपको ग्राफिकली। आपको दो इक्वेशन आपके सामने दी हुई हैं, दोनों इक्वेशन को फटाफट से आप ग्राफ पेपर पे बनाओगे और सोल्यूशन निकालने की कोशिश करोगे। ठीक है, आगे चलते हैं। ना आए कमेंट कर देना, 100% डिस्कस करेंगे, 100% डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ शॉप द कॉस्ट ऑफ 2 पेंसिल एंड 3 इरेजर इज 9। ठीक है, देखो बहुत इजी बेसिक क्वेश्चन दिए हुए हैं। एक शॉप के अंदर जो कॉस्ट दी हुई है 2 पेंसिल की और 3 इरेजर, मैंने बोला कॉस्ट ऑफ पेंसिल इज इक्वल टू x, कॉस्ट ऑफ इरेजर इज इक्वल टू y। इन्होंने बोला इन अ शॉप द कॉस्ट ऑफ 2 पेंसिल 2x एंड 3 इरेजर 3y is equal to 9 and the cost of 4 pencil and 6 eraser is 18। आपने अगर एक चीज नोटिस करी होगी इस क्वेश्चन के अंदर, मैं ऊपर वाली इक्वेशन को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो नीचे वाली इक्वेशन आ जाएगी। अगर ऊपर वाली इक्वेशन को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो नीचे वाली इक्वेशन आ जाएगी। यानी कि इस क्वेश्चन के अंदर देखो एक और चीज दिखाऊं, a1/a2, b1/b2 और c1/c2 तीनों इक्वल आ रहे हैं, यानी कि कोइंसिडेंट लाइन है। यानी कि x और y की इनफाइनाइट वैल्यूज होंगी। x और y की जो सोल्यूशन होगा वो कितने होंगे, बहुत सारे होंगे। देखो करते हैं, अपने दिमाग को खुला रखा करो। जैसे इस तरीके से इक्वेशन देखिए आपने, फटाफट से रेशो से भी समझ में आ गया कि इनफाइनाइट आएगा। क्योंकि अगर इस क्वेश्चन को देख के हम नॉर्मली चल रहे होते और सॉल्व कर रहे होते और x की वैल्यू पता नहीं क्या कुछ ना कुछ आ रही होती और हम कहते ये क्या हो गया। अब हमें क्लियर हो गया कि बहुत सारी वैल्यूज आने वाली, तो देखिए सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे कोई सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन नहीं बोला, मैंने इसको क्या कर दिया, एलिमिनेशन से किया। मैंने इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। 2 से मल्टीप्लाई मैंने जैसे ही किया तो आ गया 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 18 और नीचे वाली इक्वेशन भी 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 18 है। मैंने माइनस किया, मैंने देखा कैंसिल 0, यानी कि x और y की कोई वैल्यू नहीं आ रही।
यानी कि x और y की कोई वैल्यू नहीं आएगी, जीरो। इस जीरो का ये मतलब है कि ये दोनों इक्वेशंस इक्वल हैं, कोइंसिडेंट लाइंस हैं, यानी कि ये दो अलग नहीं है, एक ही लाइन है भाई, एक के ऊपर एक है, ऐसा करके एक लाइन बनी हुई है और इसी के ऊपर दूसरी लाइन है एकदम सेम। तो दो लाइन क्यों बोल रहे हो, एक ही लाइन बोल दो। दो लाइन क्यों है, एक ही लाइन है, यानी कि इनके इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। जहां पर भी इस तरीके से सब कैंसिल होके जीरो बच जाए तो समझ जाना इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, ठीक है, बहुत सारे सॉल्यूशन आएंगे, बहुत ही ज्यादा सॉल्यूशंस आएंगे यहाँ पे, ठीक है। आगे चलते हैं। Two rails are represented by the equations x plus 2y minus 4 is equal to 0 and 2x plus 4y minus 12 is equal to 0. Will the rail cross each other? क्या ये एक दूसरे को कट करेंगी या नहीं करेंगी, यानी कि क्या ये इंटरसेक्टिंग होगी या नहीं होगी। इंटरसेक्टिंग के लिए क्या करते हैं, a1 upon a2 नॉट इक्वल टू b1 upon b2। अगर a1 upon a2 नॉट इक्वल टू b1 upon b2 आ गया तो हम बोलेंगे इंटरसेक्टिंग है। फटाफट से चेक कर लेते हैं। x plus 2y is equal to 4, 2x plus 4y, 2x plus 4y is equal to 12, ठीक है। a1 upon a2 क्या आ रहा है, 1 upon 2, b1 upon b2 क्या आ रहा है, 1 upon 2। क्या इक्वल आ रहे हैं, ये तो इक्वल आ गए, a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 आ रहा है, ये तो इक्वल आ गए। तो इन्होंने बोला विल द रेल क्रॉस ईच अदर, क्या है वो एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, चेक कर लेते हैं। मैंने बोला c1 upon c2 निकाल देते हैं, c1 upon c2 निकाला कितना है 1/3, यानी कि a1 upon a2 इक्वल टू b1 upon b2 नॉट इक्वल टू c1 upon c2 आ गया। ये लाइंस कैसी होंगी, पैरेलल लाइंस होंगी ना भाई, ये लाइंस कैसी होंगी, पैरेलल लाइंस होंगी। जो लाइन पैरेलल हो गई क्या वो कभी कट करेंगी, कभी कट नहीं करेंगी। अब बोलोगे सर ये आपको दिया हुआ है टू रेल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन दिस एंड दिस, अगर दोनों ट्रेनें टकरा गई तो क्या ही होगा, इसलिए उन्होंने टकराने नहीं दिया, उन्होंने बोला पैरेलल निकल जाओ चुपचाप। समझ में आ गया, आगे चलते हैं। सॉल्व दिस एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इज इक्वल टू mx प्लस 3, ठीक है। इन्होंने बोला कि आपको इक्वेशन दी हुई है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11, 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24। हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है और उसके बाद हमें y इज इक्वल टू mx प्लस 3 इसकी वैल्यू भी निकालनी है। तो फटाफट से मैंने देखा कि x का कोएफिशिएंट दोनों में सेम दिया हुआ है, मैंने सीधा सबट्रैक्ट कर दिया। सबट्रैक्ट करने से क्या हुआ, ये कैंसिल आउट हो गए, ये हो गया प्लस का 7y इज इक्वल टू इन दोनों को प्लस किया आ गया 35, y मेरा 5 आ गया, y 5 आया तो मैंने ऊपर से किसी भी इक्वेशन में पुट कर देना है। 3 इंटू 5 इज इक्वल टू 11, 2x प्लस 15 इज इक्वल टू 11, 2x इज इक्वल टू 11 माइनस 15, 2x इज इक्वल टू माइनस 4, x इज इक्वल टू माइनस 2। y और x की वैल्यू आ गई, करना क्या है, y इज इक्वल टू mx प्लस 3 की वैल्यू निकालनी है। y m इंटू माइनस 2 प्लस 3 माइनस 2m प्लस 3, y कितना है 5, 3 इधर आ जाएगा, 2 इज इक्वल टू माइनस 2m कैंसिल हो गया, माइनस 1 इज इक्वल टू m। अब आपके मन में आ रहा होगा सर आप इतने सारे क्वेश्चंस करा रहे हो, सारे के सारे इतने इजी क्वेश्चंस हैं, मगर जब हम एग्जाम में बैठते हैं तो क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट हो जाते हैं। ये बेसिक क्वेश्चंस हैं, मैं आपको बेसिक क्वेश्चन इसलिए करा रहा हूं ताकि आपको क्वेश्चन सॉल्व करते करते कॉन्फिडेंस आ जाए कि हाँ आप कर सकते हो, मुश्किल चीज नहीं है। मगर जब हम लोग डिफिकल्ट क्वेश्चंस करेंगे, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, बेसिकली डिफिकल्ट नहीं मैं बोलूंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जहां पर हमें थोड़ा सा ज्यादा फोकस करना होगा। जैसे मैं उन क्वेश्चंस पे आ जाऊंगा, आप देखना वो क्वेश्चंस भी आपके ऐसे हो जाएंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा। धीरे 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 डिफिकल्टी लेवल बढ़ाते जा रहे हैं और आपको क्वेश्चन सॉल्व कराते जा रहे हैं। आगे चलते हैं। The difference between two numbers is 26 and the one number is three times the other. Find them. इन्होंने बोला, मैंने बोला let the two numbers be x and y. मैंने दो नंबर क्या ले लिए, मैंने दो नंबर ले लिए x और y, मैंने दो नंबर x और y ले लिए। अब आगे देखते हैं। डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज x माइनस वाई इज इक्वल टू 26। मैंने ये ले लिया कि x ग्रेटर देन y है, ठीक है। अब उसके बाद द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26, वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। अगर मैंने ये पहले से डिसाइड कर लिया कि x बड़ा है, x अगर बड़ा है, अगर x मेरा बड़ा है तो वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, यानी कि x इज इक्वल टू 3y होगा।
कैसे डिसाइड करेंगे कि x इक्वल टू 3y होगा या y इक्वल टू 3x होगा? हम डिसाइड करेंगे अपनी मर्जी से। मैंने ये बोल दिया पहले ही कि मेरा x बड़ा नंबर है, भाई बड़े नंबर में से y को माइनस करूंगा, छोटे को माइनस करेंगे तभी तो पॉजिटिव आएगा 26। अगर मैंने बोला मेरा y बड़ा होता और y नेगेटिव का है, मैं माइनस करूंगा तो पॉजिटिव नंबर आ जाएगा? आ ही नहीं सकता। मैंने यहाँ पे पहले ही डिसाइड कर लिया कि x इज ग्रेटर देन y, और अगर x बड़ा है तो x शुड बी 3y। अब यहाँ पे तो कोई सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन ही नहीं है, x की वैल्यू 3y दे दी, ऊपर वाली में पुट कर दो, x माइनस 3y इज इक्वल टू 26। x की जगह पे क्या लेंगे 3y, सॉरी ये y था, माइनस y इज इक्वल टू 26। x की जगह पे क्या लेंगे 3y माइनस y इज इक्वल टू 26, 2y इज इक्वल टू 26, y इज इक्वल टू 13। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 इंटू 13 दैट इज 39। एक नंबर 39 है, दूसरा नंबर 13 है। 39 में से मैंने 13 को माइनस किया, 26 आ जाएगा, तो ये बिल्कुल ठीक किया हमने। अब धीरे धीरे डिफिकल्टी लेवल बढ़ाते जा रहे हैं, आगे क्वेश्चन पे आ जाते हैं। द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स। सबसे पहले सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? सप्लीमेंट्री एंगल्स वो होते हैं जिनका सम 180 डिग्री होता है। सप्लीमेंट्री एंगल्स वो होते हैं जिनका सम 180 डिग्री होता है, यानी कि जो दो एंगल जिनका सम 180 डिग्री होगा वो सप्लीमेंट्री होंगे, ठीक है। द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। सबसे पहले बताओ, मैंने बोला टू एंगल्स x एंड y, दो एंगल मेरे x और y हो गए, सप्लीमेंट्री दिया हुआ है, यानी कि पहली इक्वेशन तो हो गई कि दोनों का सम 180 डिग्री होगा, अभी बताया मैंने, ठीक है। अब दूसरी इक्वेशन में ध्यान से देखेंगे, द लार्जर ऑफ द टू, जो इन दोनों में से बड़ा नंबर है, इन दोनों में से बड़ा एंगल है, मैंने बोला x इज ग्रेटर देन y, द लार्जर ऑफ द टू सप्लीमेंट्री एंगल्स, जो इन दोनों में से बड़ा नंबर है, एक्सीड्स का क्या मतलब होता है? एक्सीड्स द स्मॉलर, यानी कि वो उससे बड़ा है। कितना बड़ा है? 18 डिग्री ज्यादा है, यानी कि x जो है वो y से 18 डिग्री ज्यादा है। एक्सीड्स का क्या मतलब होता है? एक्सीड्स का मतलब होता है कि इन दोनों, या तो देखो एक्सीड ना बोलो तो डिफरेंस बोल दो, या फिर आप ये भी समझो कि जो बड़ा एंगल है, सप्लीमेंट्री एंगल में से जो बड़ा एंगल है वो छोटे से 18 ज्यादा है, छोटे से 18 ज्यादा है। तो मैंने बोला कि मेरा x जो है बड़ा एंगल है, तो x अगर बड़ा एंगल है तो वो छोटे से कितना ज्यादा है? 18 ज्यादा है। तो आधी से ज्यादा बच्चों के मन में ये आएगा कि फिर आप x के अंदर क्यों नहीं 18 ऐड कर रहे? अगर मैं बड़े में और ज्यादा ऐड कर दूंगा तो वो और बड़ा नहीं हो जाएगा? छोटे में मैं 18 ऐड करूंगा तभी तो बड़े वाले की इक्वल आएगा, तभी तो बड़े वाले की इक्वल आएगा। अब इसी स्टेटमेंट को हम पता है ऐसे भी लिख सकते हैं, मैं ये भी लिख सकता हूं कि x माइनस वाई इज इक्वल टू 18। तो ये एक्सीड्स का क्या मतलब है? एक्सीड्स का बेसिकली मतलब कुछ नहीं है, वो डिफरेंस ही बता रहा है कि दोनों एंगल के बीच में डिफरेंस आपका 18 दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन को एक्सीड्स जहां पर भी आ जाए तो समझ जाना कि वो डिफरेंस के बारे में बात कर रहे हैं और कुछ नया नहीं है। क्वेश्चन सॉल्व हो गया हमारा। x प्लस वाई आपको 18 दिया हुआ है, 180 दिया हुआ है, और x माइनस वाई आपको 18 दिया हुआ है। क्या करना है? मैंने बोला x प्लस वाई मेरा 180 दिया हुआ है और x माइनस वाई मुझे क्या दिया हुआ है? मुझे दिया हुआ है 18, है ना। मैंने सीधा इक्वेशंस को ऐड कर दिया, कुछ नहीं सोचा। x प्लस एक्स 2x हो गया, ये दोनों कैंसिल हो गए, इज इक्वल टू 198, x इज इक्वल टू 99। एक एंगल 99 है, दोनों एंगल का सम 180 है, तो दूसरा एंगल क्या आएगा? 99 प्लस वाई इज इक्वल टू 180, तो y इज इक्वल टू 70, सॉरी नॉट 70, 81। तो y मेरा 81 है और x मेरा 99 है, ठीक है। समझ में आ गया? वर्ड याद रखना, एक्सीड्स जहां पर आ जाएगा, एक्सीड्स पर जहां पर आ जाएगा वहां पर हमें ये करना है, यानी कि डिफरेंस निकालना है, ठीक है। आगे चलते हैं। द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाइज 7 बैट एंड 6 बॉल फॉर 3800। एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बैट खरीदे और 6 बॉल खरीदी 3800 रुपए में। मैंने बोला, सॉरी कॉस्ट नॉट नंबर, कॉस्ट ऑफ बैट एंड बॉल बी एक्स एंड वाई रिस्पेक्टिवली। ये रिस्पेक्टिवली का क्या मतलब है कि जिस ऑर्डर में मैंने यहां पे लिखा हुआ है उसी ऑर्डर में एक्स और वाई भी होंगे, यानी कि एक्स मेरा बैट होगा और वाई मेरा बॉल होगा। रिस्पेक्टिवली का मतलब ये होता है, ठीक है। अब क्या दिया हुआ है? 7 बैट लिए उसने, 7x प्लस 6y कितने का था? 3800 का था।
फिर उसने 3 बैट और ले लिए, 3 बैट और उसने 5 नॉट 4 5 बॉल उसने ले ली 1750 में। इन्होंने बोला फाइंड द कॉस्ट ऑफ बैट एंड बॉल, फाइंड द कॉस्ट ऑफ बैट एंड बॉल मुझे निकालनी है। तो मैंने बोला क्या करें, सब्स्टिट्यूशन कर दें? नहीं, सब्स्टिट्यूशन में बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा, एलिमिनेशन कर देते हैं। मैंने नीचे वाली इक्वेशन, ऊपर वाली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे वाले को 7 से कर दिया। ऊपर वाले को 3 से क्या आया, 21x प्लस 18y इज इक्वल टू 0042110011400। नीचे वाले को 3 से किया 21x प्लस 35y इज इक्वल टू 0 7 5 35 का 3 7 7 49 2 का 5 7 7 1 2 2 5 0। क्या करेंगे, माइनस 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 कैंसिल, क्या आएगा -17y इज इक्वल टू, इसमें से माइनस करते हैं 12250 में से 11400 05 12 में से 4 क्या बचा 8, यहाँ पे बचा 1 1 में से 1 क्या बचा 0, यहाँ पे बचा 0 यानी कि 850, वो भी माइनस का, माइनस से माइनस कैंसिल, y इज इक्वल टू 850 बाय 17 5 यानी कि 50। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 50 आ गई। x की वैल्यू निकाल लेते हैं फटाफट से। x की वैल्यू के लिए क्या करेंगे, किसी भी क्वेश्चन में पुट कर देंगे, x की वैल्यू निकल जाएगी। मैंने कर दिया नीचे वाली में 3x प्लस 5 इंटू 50 इज इक्वल टू 1750, 3x प्लस 250 इज इक्वल टू 1750, 3x इज इक्वल टू 1750 माइनस 250, 3x इज इक्वल टू 1500। ठीक है, x इज इक्वल टू 500। यानी कि जो मेरा बैट है थोड़ा सा महंगा है और जो मेरी बॉल है वो थोड़ी सी सस्ती है। ठीक है, x 500 आ गया और मेरा जो y है वो मेरा 50 आ गया। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे दिया हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। उसने बोला कि एक सिटी के अंदर जब आप टैक्सी को बुलाओगे तो वो एक फिक्स चार्ज लेगा। यानी कि आपने टैक्सी को बुलाया, टैक्सी आपके घर पे आ गई, अब आपने बोला हमें कहीं नहीं जाना, तो वो बोलेगा ठीक है मैं जा रहा हूं, मगर मुझे मेरा जो फिक्स चार्ज है वो दे जाओ। वो क्या है, मान लेते 100 रुपये है कि भाई मैं आपके घर तक आ गया तो 100 रुपये तो देने ही देने हैं। अब उसके बाद, अब मान लो आप गाड़ी में बैठे और अपने दोस्त के घर तक गए, दोस्त के घर पे 10 किलोमीटर था दोस्त का घर, तो वो बोलेगा कि भाई फिक्स चार्ज तो 100 रुपये है ही। अब जो आप 10 किलोमीटर आपने डिस्टेंस ट्रेवल किया है, हर एक किलोमीटर के हिसाब से उसका पैसा मुझे दे दो तो मैं अपने आराम से घर चला जाऊंगा। ठीक है, उसको बोलते हैं फिक्स चार्ज। और जो बाकी 10 किलोमीटर के लिए लेगा वो क्या होगा, वो होगा चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड, चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। ठीक है, इसी तरीके से मैंने बोला लेट द फिक्स चार्ज बी एक्स। ठीक है, एंड चार्ज पर किलोमीटर इज इक्वल टू वाई। मैंने बोला कि वो जो फिक्स चार्ज है वो मेरा एक्स रहेगा और चार्ज जो वो हर किलोमीटर पे ले रहा है वो मेरा वाई हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन में देखो क्या दिया हुआ है, फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज 105। फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, अगर हर एक किलोमीटर के लिए वो वाई रुपीज ले रहा है तो 10 किलोमीटर के लिए 10 वाई लेगा और फिक्स चार्ज तो है ही, तो यानी कि x प्लस 10y इज इक्वल टू 105। x प्लस 10y इज इक्वल टू 105। समझ में आया भाई, फिक्स चार्ज तो लेगा ही लेगा, चाहे यहाँ पे 10 किलोमीटर की जगह 100 किलोमीटर जाओ, चाहे 4000 किलोमीटर जाओ, चाहे 20,000 किलोमीटर जाओ, उससे कोई मतलब नहीं है। उसने बोला मैं आपके घर पे आ गया, मेरा फिक्स चार्ज तो देना ही पड़ेगा। फिक्स चार्ज मैंने x दे दिया। अब मैं कितने किलोमीटर गया, मैं केवल 10 किलोमीटर गया, तो 10 इंटू वाई, वाई क्या है मेरा, हर एक किलोमीटर के लिए जो वो चार्ज लेगा वो है। पहली इक्वेशन बन गई। अब उसके बाद नेक्स्ट इक्वेशन, एंड फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर, फिर से फिक्स चार्ज 15 किलोमीटर, कितने रुपए दिए उसने, 155। आपको सीधा दिखाई दे रहा है कि x और y में सॉरी x का कोफिशिएंट बिल्कुल सेम है, सबट्रैक्ट कर देते हैं, माइनस 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 कैंसिल कैंसिल, माइनस किया -5y, माइनस किया -50 कैंसिल हो गया। y की वैल्यू कितनी आ गई 10, y की वैल्यू कितनी आ गई 10। x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, किसी भी क्वेश्चन में पुट कर दो, x प्लस 10y इज इक्वल टू 105, x प्लस 10 इंटू वाई कितना था हमारा इज इक्वल टू 105,
x प्लस 100 इज इक्वल टू 105 माइनस 100, तो x इज इक्वल टू 5। यानी कि जो फिक्स चार्ज है वो 5 रुपए है और हर 1 किलोमीटर के लिए वो 10 रुपए लेगा ही लेगा आपसे। ठीक है, इजी क्वेश्चन था। इंपॉर्टेंट क्या था कि जो फिक्स चार्ज वाला कंसेप्ट है इसको दिमाग में डाल के रखना। ठीक है, आगे चलते हैं। A fraction becomes 9/11. A fraction becomes 9/11 if 2 is added to both the numerator and the denominator. मैंने बोला let the numerator is equal to x, the denominator is equal to y. न्यूमरेटर मेरा x है, डिनोमिनेटर मेरा y है, फ्रैक्शन क्या बन जाएगा x अपॉन y। उसने बोला इफ 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, अगर आपने 2 को दोनों में ऐड कर दिया तो ये जो फ्रैक्शन है ये क्या बन जाएगा, ये 9/11 बन जाएगा। अगर आपने न्यूमरेटर के अंदर और डिनोमिनेटर के अंदर 2 को ऐड कर दिया तो वो 9/11 के इक्वल आ जाएगा। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, मैंने इस इक्वेशन को पहले सॉल्व कर दिया। ये हो गया 11 टाइम्स x प्लस 2 इज इक्वल टू 9 टाइम्स y प्लस 2। मैं दोनों को ऊपर ले गया न्यूमरेटर में, मैं 11 को मल्टीप्लाई कर दिया इससे और मेरा y प्लस 2 को मैं मल्टीप्लाई कर दिया इधर, है ना। दोनों को मैं ऊपर ले गया। क्या फायदा होता अगर मैं 9 को नीचे ले जाता, तो ऊपर हो जाता है 11 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 2 और नीचे हो जाता y प्लस 2 इंटू 9। तो वो फ्रैक्शन फॉर्म में रखने का क्या फायदा था, कोई फायदा ही नहीं था। इसलिए मैंने इनको ऊपर ले गया। अब ऊपर ले जाने के बाद यहाँ पे क्या आएगा, 11x प्लस 22 इज इक्वल टू 9y प्लस 18। 11x माइनस 9y इज इक्वल टू ये उधर जाएगा -4 हो गया। ये पहली इक्वेशन बन गई। आगे क्या दिया हुआ है, इफ 3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर इट बिकम्स 5/6। उसने बोला कि अगर आप दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 3 ऐड कर दोगे तो वो 5/6 बन जाएगा। सेम मेथड करेंगे जैसे पहले किया है। 6x प्लस 18 इज इक्वल टू 5y प्लस 15। 6x माइनस 5y इज इक्वल टू -3। ये दूसरी इक्वेशन बन गई। पहली इक्वेशन इधर है, दूसरी इक्वेशन इधर है। एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, जो आपका मन करे, जो आपको आता हो लगा दो। 11x माइनस 9y इज इक्वल टू -4। ठीक है, ये हमें दिया हुआ है। अब मैंने क्या किया, मैंने ऊपर वाली इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया 11 से, नीचे वाली को मल्टीप्लाई कर दिया 6 से। इसको मल्टीप्लाई कर दिया 11 से और इसको मल्टीप्लाई कर दिया 6 से, तो ऊपर आ गया 66x। सर 11 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 6 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्या अगर ऊपर वाली को 9 से मल्टीप्लाई कर दे, नीचे वाली को 5 से मल्टीप्लाई कर दे तो छोटे नंबर नहीं है? बिल्कुल कर सकते हो। अभी तक मैं ज्यादातर क्वेश्चन के अंदर x के कोफिशिएंट को सेम कर रहा था। आपका अगर मन करता है तो आप y का कोफिशिएंट भी सेम कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, 66x माइनस 55y इज इक्वल टू -33। 6 से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 66x माइनस 9 6 54y इज इक्वल टू -24। ठीक है, हमारा x का कोफिशिएंट सेम हो गया, मैंने सीधा सब्ट्रैक्ट कर दिया, कैंसिल। ये प्लस, ये माइनस, माइनस का y, ये प्लस, वो माइनस कितना आएगा, माइनस का 9, माइनस से माइनस कट गया, y मेरा 9 आ गया, y मेरा 9 आ गया। मुझे क्या करना है किसी भी इक्वेशन में प्लेस कर देते हैं। 11x माइनस 9 इंटू y मेरा 9 है इज इक्वल टू -4। 11x माइनस 81 इज इक्वल टू -4। 11x इज इक्वल टू -4 प्लस 81। 11x is equal to -77, not minus, plus 77. 11x, sorry, not 11x, x is equal to 7. x की वैल्यू मेरी 7 आ गई और y की वैल्यू मेरी कितनी आ गई, y की वैल्यू मेरी 9 आ गई। कोई डाउट है? आई होप कोई डाउट नहीं होगा। देखो धीरे धीरे क्वेश्चन की डिफिकल्टी बढ़ाते जा रहे हैं, आपको नए नए टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाते जा रहे हैं और यही क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में भी आएंगे, यही क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में भी आएंगे। इनकी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करना, कमांड ना लेना इनके ऊपर। आगे चलते हैं। एज वाला क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है, 5 years hence, hence का मतलब आगे, hence का मतलब क्या होता है, आगे। 5 year hence the age of the Jacob will be 3 times that of his son। मैंने सबसे पहले बोला प्रेजेंट एज ऑफ Jacob is equal to x। प्रेजेंट एज ऑफ सन इज इक्वल टू y।
5 years hence, आफ्टर 5 years, 5 साल के बाद, आफ्टर 5 years, मुझे बताओ जरा जैकब की एज कितनी हो जाएगी, मुझे बताओ जरा सन की एज कितनी हो जाएगी। क्लियर हो गया? क्या बोला? 5 year hence, 5 साल के बाद, द एज ऑफ जैकब विल बी 3 times दैट ऑफ ए सन, जो जैकब की एज होगी वो उसके बेटे की एज का 3 गुना हो जाएगी, बेटे की एज का 3 गुना, 3 times, अपने बेटे से बेटे की एज का 3 times वो हो जाएगा। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। x + 5 = 3y + 15, 3y को उधर लिया है, x - 3y = 5 उधर चला गया, 10। फर्स्ट इक्वेशन बन गई। आगे देखो क्या दिया हुआ है, आगे बोला है 5 years ago, 5 साल पहले, 5 years ago, जरा मुझे जैकब की एज बता दो कितनी होगी भाई, 5 साल कम हो जाएगी। सन की एज बता दो कितनी होगी, 5 साल कम हो जाएगी। ठीक है जी। 5 years ago जैकब्स एज was 7 times that of his son, 5 साल पहले वो अपने बेटे की एज का 7 times था, तो x - 5 = 7y - 35, x - 7y = -30। दूसरी इक्वेशन, यहां पे भी x है, यहां पे भी x है, x का कोएफिशिएंट सेम है, दोनों को एलिमिनेट कर देते हैं। x - 3y = 10, x - 7y = -30। मैंने इक्वेशन को माइनस कर दिया, x से x कैंसिल हो गया, ये प्लस का दिया हुआ है 4y = ये दोनों प्लस हो जाएंगे 40, y कितना आ गया 10, y कितना आ गया 10, यानी कि सन कितना है 10 years old, फादर कितने हैं देख लेते हैं जरा, दोनों में से किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो। x - 7 × 10 = -30, x - 70 = -30, x -30 + 70 यानी कि 40। फादर कितने हैं 40 years old हैं, और बेटा कितना है 10 years old है। कोई डाउट है? एज वाले क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आएंगे, इस टाइप के क्वेश्चन जहां से मिल जाए प्रैक्टिस कर लो, जहां से भी मिल जाए प्रैक्टिस कर लो। एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, और कहीं से भी आपको मिल जाए प्रैक्टिस जरूर करो। आगे चलते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपके एग्जाम में 100% आएगा, 100% आएगा। क्या दिया हुआ है? द सम ऑफ ए 2 digit नंबर, the sum of a 2 digit number and the number obtained by reversing the digit is 66। सबसे पहले मेरे को एक चीज तो बताओ, मैंने बोला एक 2 digit नंबर है, ठीक है, मैं इस नंबर को क्या लिख सकता हूं? मैं इस नंबर को अगर एक्सपेंड करूंगा तो क्या लिखूंगा 2 × 10 + 6 × 1, मैं यही तो लिख सकता हूं। क्यों? क्योंकि मुझे पता है ये वंस प्लेस पे है और ये जो नंबर है ये टेंस प्लेस पे है, तो टेंस प्लेस वाला नंबर जो होगा वो 10 से मल्टीप्लाई होगा और वंस प्लेस वाला 1 से मल्टीप्लाई होगा। आई होप आपको ये क्लियर हो गया। इसी तरीके से अगर मैं बोलूं कि इन दोनों नंबर का जो सम है वो मेरा 8 आ रहा है, भाई दोनों जो नंबर दिए हुए हैं उसके जो डिजिट हैं दोनों को मैंने प्लस किया तो 8 आ गया। ये चीज क्लियर हो गई। अब इसी चीज को यूज करते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखना। द सम ऑफ ए 2 digit नंबर, द सम ऑफ ए 2 digit नंबर, सबसे पहले 2 digit नंबर में मैंने बोला लेट द डिजिट at ones place is equal to x, let the digit as tens place is equal to y, है ना। तो मेरा 2 digit नंबर क्या बन जाएगा? 2 digit नंबर, भाई टेंस प्लेस पे y है तो 10y + x, ये मेरा 2 digit नंबर बन गया, है कि नहीं? ये तो 2 digit नंबर बनेगा। क्यों? क्योंकि y मेरा टेंस प्लेस पे है तो 10 × y, और x मेरा वंस प्लेस पे है तो उसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 10y + x मेरा 2 digit नंबर बन गया। आगे देखते हैं, द सम ऑफ ए 2 digit नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट। 2 digit नंबर ये है, अगर मैं डिजिट्स को रिवर्स कर देता हूं, अगर मैंने डिजिट्स को रिवर्स कर दिया यानी कि टेंस प्लेस पे क्या आ गया x आ गया और वंस प्लेस पे क्या आ गया y आ गया, तो मेरा 2 digit नंबर क्या बन जाएगा? ये हो जाएगा 10x + y। उसने बोला अगर आप इस वाले 2 digit नंबर को और इस वाले 2 digit नंबर को जो कि रिवर्स करके आया है इनको आप प्लस कर दोगे
अगर आप इन दोनों को प्लस कर दोगे, अगर आप इन दोनों नंबर को प्लस कर दोगे तो आंसर हमारा 66 आ जाएगा। 10y प्लस वाई 11y, x प्लस 10x 11x इज इक्वल टू 66। 11 कॉमन ले लिया, y प्लस एक्स इज इक्वल टू 66, यानी कि y प्लस एक्स कितना आ गया, 6 आ गया। पहली क्वेश्चन, x प्लस वाई कितना आ गया, 6 आ गया। ठीक है, अब उसके बाद आगे क्या बोला है, इफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर डिफर बाई 2, दोनों नंबर के बीच में जो डिफरेंस है वो 2 दिया हुआ है। भाई जो टेंस प्लेस पे या वंस प्लेस पे जो भी दो नंबर दिए हुए हैं उनके बीच में डिफरेंस आपका 2 दिया हुआ है, उनके बीच में डिफरेंस आपका 2 दिया हुआ है। भाई क्वेश्चन सीधी सी है, नीचे वाली y प्लस एक्स इज इक्वल टू 6 दिया हुआ है। अब मैंने क्या करा, दोनों इक्वेशन को मैं इसको पहले फॉर्मेट चेंज कर देता हूं उसका। क्या दिया हुआ है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 दिया हुआ है, मैंने दोनों को ऐड कर दिया। 2x y से y कैंसिल हो गया इज इक्वल टू 8, x इज इक्वल टू 4, x मेरा 4 आ गया। मैंने किसी भी क्वेश्चन में पुट कर दिया, मैंने बोला x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 था, 4 माइनस वाई इज इक्वल टू 2 है, तो 4 माइनस 2 इज इक्वल टू वाई हो गया, 2 इज इक्वल टू वाई आ गया। अगर मैं बात करूं इस वाले नंबर की, तो इस नंबर के हिसाब से मेरा y 2 आ रहा है और मेरा x कितना आ रहा है 4, तो नंबर क्या बन जाएगा 24। अगर मैं रिवर्सिंग द डिजिट्स के बारे में बात करूं तो नंबर मेरा क्या बन जाएगा, x मेरा कितना है 4, y कितना है 2, यानी कि 42। तो ये आपके हो सकता है आपका ऊपर वाला नंबर 42 बने, नीचे वाला 24 बने, मगर इन दोनों के अलावा कोई नंबर नहीं बनेगा। क्यों, अभी डिपेंड करता है कि आपने वंस प्लेस पे x लिया हुआ है पहले या आपने x को टेंस प्लेस पे लिया है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, अगर आपने पहले इनको इंटरचेंज कर दिया तो आपको ये जो 24 है नीचे आएगा, 42 ऊपर आएगा। और अगर आपने जैसे मैंने करा है वैसे ही करा तो यही पैटर्न बनेगा, 24 एंड 42, 24 आएगा नंबर और रिवर्स करके 42। ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं है। कुछ भी गड़बड़ी होगी तो क्या होगी कि आपने हो सकता है वंस प्लेस पे y ले लिया हो और टेंस प्लेस पे x ले लिया हो, बस यही एक गड़बड़ी हो सकती है और कोई गड़बड़ी नहीं होगी। 24 या 42 यही आपका आंसर आएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में आ सकता है, क्लास टेस्ट में आ सकता है। If we add 1 to the numerator and subtract 1 from the denominator, a fraction reduces to 1। अभी हमने किया है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर वाला क्वेश्चन, अभी हमने किया है कि जहां पर हमने 2 ऐड किया था और 3 ऐड किया था और उसके बाद वो फ्रैक्शन 9/11 और 5/6 में चेंज हो गया था। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, कुछ भी अलग नहीं है। एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी होगी। ये क्वेश्चन क्या चला गया आपका होमवर्क। जैसे ही डाउट आएगा कमेंट कर देना, सॉल्व करेंगे। आगे 5 years अगो एज वाला क्वेश्चन जरूर करेंगे क्योंकि हर एक एज वाला क्वेश्चन थोड़ा सा अलग होता है। 5 years अगो नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। 5 साल पहले, 5 years अगो, ठीक है, पहले काम करते हैं 5 years अगो से पहले प्रेजेंट एज लिख लेते हैं। प्रेजेंट एज ऑफ नूरी x एंड सोनू इज इक्वल टू y। ठीक है, 5 years अगो, 5 साल पहले, 5 years अगो नूरी की एज कितनी हो जाएगी, x माइनस 5, और सोनू की एज कितनी हो जाएगी, y माइनस 5। इन्होंने क्या बोला, 5 years अगो, 5 साल पहले नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। जो नूरी थी वो सोनू की एज का 3 गुना थी, थ्राइस थी, यानी कि x माइनस 5 इज इक्वल टू 3y माइनस 15, x माइनस 3y इज इक्वल टू, ये उधर जाएगा, माइनस 15 प्लस 5, x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 10। पहली इक्वेशन। नेक्स्ट इक्वेशन पे आ जाते हैं। क्या बोला, 10 years लेटर, आफ्टर 10 years, 10 साल के बाद नूरी की एज बताओगे जरा मुझे, सर 10 साल ऐड हो जाएगी। सोनू की एज बताओगे जरा क्या होगी, 10 साल ऐड हो जाएगी। ठीक है जी, नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। नूरी जो है, ये जो नूरी है ये सोनू की एज का ट्वाइस हो जाएगी। x प्लस 10 इज इक्वल टू 2y प्लस 20, x माइनस 2y इज इक्वल टू, ये नंबर हो जाएगा 10 आ गया। ये दूसरी इक्वेशन आ गई, ये पहली इक्वेशन, ये दूसरी इक्वेशन। आपको पता है x का कोएफिशिएंट सेम दे रखा है, सीधा एलिमिनेट कर देंगे,
x माइनस 3y इज इक्वल टू -10, x माइनस 2y इज इक्वल टू प्लस का 10, माइनस प्लस माइनस, x x कैंसिल, माइनस y इज इक्वल टू -20, y से y कट गया, y कितना आ गया 20, यानी कि सोनू साहब कितने हैं 20 साल के हैं। उसके बाद नूरी जी की एज निकाल देते हैं, x माइनस 3 इंटू 20 इज इक्वल टू -10, x इज इक्वल टू -10, x इज इक्वल टू -10 प्लस 60, यानी कि x इज इक्वल टू 50। नूरी जी जो है वो 50 साल की हैं और सोनू साहब 20 साल के हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द 2 डिजिट नंबर इज 9। अच्छा, एक अभी हमने क्वेश्चन किया था 2 डिजिट नंबर वाला, जो 10th प्लेस 1th प्लेस वाला भी क्वेश्चन किया था, उसी का ही एक और चचेरा भाई आ गया, उसको देखते हैं। द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9। 2 डिजिट नंबर का जो डिजिट्स का जो सम है वो 9 दिया हुआ है। तो मैंने सबसे पहले 10th प्लेस पे मैंने x ले लिया और 1st प्लेस पे मैंने y ले लिया, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इन दोनों का जो सम है वो 9 दिया हुआ है। ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर, सबसे पहले ये नंबर क्या बन जाएगा, यहां से 10th प्लेस पे अगर x है, 1st प्लेस पे y है, तो नंबर बन जाएगा 10x प्लस y। ये मेरा 2 डिजिट नंबर दे दिया। ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर, 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर, 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर। रिवर्सिंग द ऑर्डर, अगर ऑर्डर को रिवर्स कर दोगे, तो उसके 2 टाइम्स के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, 90x प्लस 9y इज इक्वल टू 20y प्लस 2x। इसको इधर ले आते हैं, 90x माइनस 2x प्लस 9y माइनस 20y इज इक्वल टू 0। 90x माइनस 2x यानी कि 88x प्लस, इसको सॉल्व करेंगे, सॉरी नॉट प्लस, माइनस इसको सॉल्व करेंगे, 11y इज इक्वल टू 0। आपने देखा 11 कॉमन आ रहा है, 8x माइनस y इज इक्वल टू 0, यानी कि 8x माइनस y इज इक्वल टू 0, है ना। अब एक इक्वेशन तो मुझे क्या दी हुई है, ये रही, और एक इक्वेशन ये है। मैंने क्या किया, मैंने सोचा कि यार सारे क्वेश्चन मैं एलिमिनेशन से कर रहा हूं, उसको सब्स्टिट्यूशन से कर देते हैं। मैंने यहां से बोला 8x इज इक्वल टू y की वैल्यू मेरी 8x निकल गई, इस y की वैल्यू को मैं इसमें पुट कर देता हूं, x प्लस y इज इक्वल टू 9, x प्लस y की वैल्यू कितनी निकली, 8x इज इक्वल टू 9, 9x इज इक्वल टू 9, यानी कि x की वैल्यू 1 आ गई। x की वैल्यू 1 आ गई तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y इज इक्वल टू 8x है, तो y मेरा 8 आ गया। तो मेरा नंबर क्या बनेगा, मेरा x कितना है 1, 10 प्लस y कितना है 8, 10 प्लस 8 18, 10 प्लस 8 18, समझ में आ गया। अब ये आपका 81 भी आ सकता है। 81 किस केस में आएगा, अगर आपने 1st प्लेस पे y लिया होगा, सॉरी 1st प्लेस पे आपने x लिया होगा और 10th प्लेस पे y लिया होगा, तब ये नंबर आपका 81 बन जाएगा। ठीक है, तो 18 और 81 इस केस में दोनों आंसर सेम है। इस केस में आगे चलते हैं। मीना वेंट टू अ बैंक टू विदड्रॉ 2000 रुपीज। मीना बैंक गई 2000 रुपए निकालने के लिए। शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर 50 and 100 नोट्स ओनली। उसने बोला कि मुझे केवल 50 के और 100 के नोट चाहिए, मुझे केवल 50 के और 100 के नोट चाहिए, इसके अलावा कोई नोट नहीं चाहिए। मीना गॉट 25 नोट्स, उसको टोटल 50 और 100 के जो नोट्स का मैंने सम किया तो वो आया 25। फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ 50 and 100 शी रिसीव्ड। कितने रुपए कितने नोट उसको 50 के और कितने नोट उसको 100 के रिसीव हुए, ये आपको बताना है। तो मैंने बोला लेट द नंबर ऑफ नोट्स ऑफ 25 इज इक्वल टू x, नंबर ऑफ नोट्स ऑफ नॉट 50 इट्स 100 इज इक्वल टू y। ठीक है, सबसे पहले टोटल नोट्स कितने हैं हमारे पास, टोटल नंबर ऑफ नोट्स हमारे पास 25 है, ये हमारी पहली इक्वेशन बन गई। दूसरा, मेरे पास सम कितना है, मेरे को 2000 रुपए निकालने हैं। अभी जो 2000 रुपए हैं इसमें से 50-50 के नोट होंगे, 100-100 के नोट होंगे, इन दोनों का जो सम होगा वो 2000 रुपए के इक्वल आएगा। यानी कि
अगर 50 के 50 के हाँ 50 के है ना, ये मैंने यहाँ पे 25 लिख दिया, बाई चांस ये 50 आएगा। तो अगर मैंने बोला 50 के x नोट है प्लस 100 के मेरे पास y नोट है, तो ये दोनों का जो सम होगा 50 इंटू एक्स प्लस 100 इंटू वाई जो होगा वो 2000 के इक्वल आएगा। इतनी तो पैसे निकालने गई थी भाई, मीना इतनी तो पैसे निकालने गई थी। अब इसके बाद यहां से या तो एलिमिनेशन कर दो या सब्स्टिट्यूशन कर दो। अगर मुझे एलिमिनेशन करना है तो ऊपर वाली इक्वेशन को 50 या 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सब्स्टिट्यूशन करना है तो यहां से मैं सीधा लिख सकता हूं x इज इक्वल टू 25 माइनस वाई, मैं उसको इसमें प्लेस कर देता हूं। 50 का मल्टीप्लाई 25 माइनस वाई प्लस 100 वाई इज इक्वल टू 2000। 50 का मल्टीप्लाई इससे करेंगे 5, 25 5 125, एक 0, इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे माइनस 50 वाई प्लस 100 वाई इज इक्वल टू 2000। 100 वाई इसको सॉल्व किया है 50 वाई प्लस का इज इक्वल टू, ये नंबर उधर चला जाएगा, 2000 में से 1250 माइनस कर देंगे, कितना बचेगा 750 बचेंगे। तो वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15 वाई की वैल्यू आ गई, यानी कि 15 नोट उसके पास 100 के हैं। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अगर सर दोनों का सम ही 25 है, वाई 15 है, तो मेरा x कितना होगा, x मेरा 10 आ गया। यानी कि 50 के 10 नोट होंगे तो 500 रुपए इसके होंगे, है ना, और 1500 रुपए उसके पास y के होंगे। 1500 भाई 100 के नोट है ना, 15 कितने हो गए 1500, और मेरे पास 50 के नोट कितने हैं 10, तो 50 इंटू 10 यानी कि 500, दोनों का सम कितना हो गया, इतनी तो निकालने गई थी। आई होप क्वेश्चन समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, इसमें बच्चे कहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं, कहाँ गलती करते हैं। हम गलती करते हैं कि जो सम दिया हुआ है x प्लस वाई 25, हम लोग इस इक्वेशन में गलती कर देते हैं, हम यहां नहीं पहुंच पाते। 50x प्लस 100y, यानी कि जो जितने नोट उसके पास 50 के हैं उसको मैं 50 से मल्टीप्लाई करूंगा, 100 के जितने नोट है उसको 100 से मल्टीप्लाई करूंगा, तभी तो 2000 रुपये बनेंगे भाई। ऐसी तो 2000 रुपये बनेंगे कि 50 के नोट आ गए बहुत सारे, इनको प्लस करते जाएंगे, 100 के नोट आ गए उनको प्लस करते जाएंगे, इन सबका ही तो सम हमारा कितना बैठेगा 2000 रुपये बैठेगा, है ना। तो इस चीज को बहुत ध्यान रखना। आगे चलते हैं। अ लैंडिंग लाइब्रेरी हैज अ फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days। ये एक फिक्स चार्ज वाला फिर से क्वेश्चन आ गया, अच्छा क्वेश्चन है। एक लाइब्रेरी है, उसके पास पहले 3 दिन के लिए एक फिक्स चार्ज है। पहले दिन में रिटर्न कर दो, दूसरे में कर दो, तीसरे में कर दो, फिक्स चार्ज देना पड़ेगा। मैंने बोला लेट द फिक्स चार्ज इज इक्वल टू x पहले 3 दिन के लिए, एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर। उसके बाद हर एक दिन के लिए, आपको क्या करना है, पैसे देने हैं। सरिता पेड 27 फॉर अ बुक कैप फॉर 7 days। फिक्स चार्ज ये हो गया, एंड पर डे चार्ज मैंने बोला मेरा y हो गया। अब एक चीज ध्यान से समझना, 7 दिन के लिए उसने बुक रखी, 7 days के लिए उसने जो बुक रखी, 3 दिन के लिए तो वो x रुपीज पे कर चुकी है। अब बचे कितने दिन, 4 दिन के लिए उसने पे किया होगा पर डे के हिसाब से। तो मैंने बोला कि भाई x तो उसने दे दिया, अब ये जो y रुपीज है जो पर डे चार्ज है, पर डे चार्ज उसने कितने दिन के लिए दिया होगा, 4 दिन के लिए तो दिया होगा। 4y इज इक्वल टू 27। सबसे पहले समझेंगे कि भाई जो मेरा x आ रहा है ये तो मेरा फिक्स चार्ज हो गया, कितने दिन के लिए, 3 दिन के लिए। 7 दिन के लिए बुक ली थी, 3 दिन के लिए तो दे के आ गई x रुपीज। अब बचे 4 दिन, 4 दिन का उसको देना है किसके हिसाब से, y के हिसाब से, तो 4y। उसके बाद आगे क्या बोला है, while Sushi paid 21 for the book she kept for 5 days। 3 दिन के लिए x दे दिया, अब बचे कितने दिन, 2 दिन। 2 दिन के लिए कितना हो गया 21। मैंने सीधा इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दिया, कैंसिल 2y इज इक्वल टू, इसमें से माइनस करेंगे 6 बचेगा, y इज इक्वल टू 3। हर एक दिन के लिए 3 रुपए रखने हैं, फिक्स चार्ज निकाल देते हैं। x प्लस 4 इंटू 3 इज इक्वल टू 27, x प्लस 12 इज इक्वल टू 27, x इज इक्वल टू 27 माइनस 12, x इज इक्वल टू 15। 15 रुपए फिक्स चार्ज है, हर एक दिन का 3 रुपए, हर एक दिन का
₹3। समझ में आ गया? फिक्स चार्ज वाला क्वेश्चन समझ में आ गया? याद रखना यहां पे 7 डेज दिया हुआ है, इंटू 7 करके मत आ जाना। ये टोटल 7 डेज हैं इंक्लूडिंग दैट फिक्स चार्ज। अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से मेरा मतलब है कि वो क्वेश्चंस होंगे जो आपके बोर्ड में आ चुके हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे वो क्वेश्चन जितने सारे आपके बोर्ड में आ चुके हैं। जब तक के लिए